नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया सेबी सहारा केस के आड़ में लगातार अपने कर्मचारियों को, एजेंट को और 10 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को और कई करोड़ उन्होंने मल्टीपल मेंबरशिप दिए हैं। इसके वजह से यह संख्या 13 करोड़ के आसपास आती है। इतने लोगों को ये सेबी सहारा केस की आड़ में लगातार गुमराह करते आ रहे हैं, जबकि सहारा सिटी होम, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सोसाइटीज के जितने भी कंपनियां हैं, क्यू शॉप उसके पहले कन्वर्जन के रूप में उसको पहले लाया गया था, और MIS जो कि काफ़ी कमेंट बॉक्स में लोग कहते हैं कि MIS का पैसा कब से मिलेगा। ऐसे बहुत कंपनियां उन्होंने बना रखी हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिना स्किप किए आप थोड़े थोड़े समय निकाल करके ये वीडियो पूरा देखिएगा जरूर। उन एजेंट को या सहारा के कर्मचारियों को जो कमेंट बॉक्स में वो अपनी बात रखते हैं, उनका आंसर पहले हम देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अमित उपाध्याय जी ने बोला है, भाई साहब आप कहना क्या चाहते हैं। तो इनका आंसर मैंने दिया है, सहारा के सभी प्लान का भुगतान हो, सहारा केस के फैक्ट सामने रखना। तो जैसा आप जानते हैं कि मैं ज़्यादातर जो लीगल फैक्ट होते हैं एविडेंस के साथ, पत्रों के साथ जो जारी किए जाते हैं संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा और कोर्ट के द्वारा, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या अपर कोर्ट हो, तो उस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसमें कुछ बातें अपनी जोड़ते हैं। इसलिए जोड़ते हैं कि ऐसा क्यों नहीं कोर्ट को दिखता है, ना संवैधानिक संस्थाओं को, सरकार को या सहारा को, क्यों ऐसा वो नहीं करती अपने निवेशकों के लिए कि भुगतान हर प्लान का जो पैसा फंसा है हो। तो ये एक लीगल फैक्ट है, एविडेंस के साथ हम लोग बात करते हैं। इसीलिए मैंने अमित उपाध्याय जी का जवाब इस तरह से दिया था। लेकिन नीचे जैसा राजा राम जी को आप देख रहे हैं, आते हैं और बोलते हैं कि आपको फैक्ट पता ही नहीं है, तो रखेंगे कैसे। तो पहले आप राजा राम जी, एक वीडियो है, ये है थंबनेल, आप देखिए जा करके। और इसमें मैंने ROC का भी जिक्र किया है, MCA का भी जिक्र किया है, तमाम एक्ट का भी जिक्र किया है, सेबी किस एक्ट के तहत सहारा के ऊपर कार्रवाई की है उसका भी मैंने फैक्ट रखा है, और सहारा किस एक्ट के तहत अपने बचाव का प्रयास कर रही थी MCA के माध्यम से, ये भी मैंने फैक्ट उस वीडियो में रखा है। तो आशा करते हैं कि सबसे पहले आप जाकर के वो वीडियो भी आप देखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे पूरे कमेंट मैं पढ़ता हूँ। जैसा पहले आपने लिखा है कि आपको फैक्ट पता ही नहीं, तो रखेंगे कैसे, क्योंकि देश के पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली, देश के अपर सॉलिसिटर जनरल विकास सिंह, CGI VN खरे साहब, ROC का मतलब आप जानते ही हैं कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के नियम और नियमावली, तमाम विद्वानों का अपना मत है कि सहारा सेबी मामले में सेबी का सहारा की दोनों कंपनियों पर कोई अधिकार नहीं है। सभी मामले MCA भारत सरकार की देखरेख में आते हैं, ना कि सेबी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आप पावर में हैं तो क्या सहारा को पूर्व प्रभाव से, विषमधारा 142 से निवेशकों के धन की असुरक्षा, यहाँ सब मिसिंग है, और अपनी सनक से जंजीरों से बांधोगे क्यों। भाई राजा राम जी, आपने बहुत अच्छा किया कि यहाँ पे 2 कंपनियों का आपने खुद ब खुद जिक्र किया है। तो भाई साहब, सोसाइटी का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों साहब का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, सहारा सिटी होम का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन सब कंपनियों का पैसा किसने रोका था, आपके कार्यालय सहारा के क्यों बंद हैं। थोड़ा इस पर लीगल फैक्ट आप रखिएगा। और उसके बाद जो आपने कानून मंत्री वीरप्पा मोइली जी का बात किया है, तो उनके इस केस पर संक्षिप्त जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसको आप पहले देखिए। और अब जो CGI हैं VN खरे साहब, जो उन्होंने टिप्पणी की थी सेबी सहारा केस पर, उसको भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। दोनों लोगों का मत यही था कि निवेशकों के हित के लिए सेबी ने जो किया वो सही था, सेबी का फैसला सही था। तो चलते हैं अगले कमेंट पर। अब यहाँ पर एक दिनेश कुमार जी हैं, उन्होंने बोला है, अरे शब्द मिसिंग है, बेवकूफ पत्रकार, हर बैंकिंग सेक्टर में ऐसे ही होता है। अभी आप किसी भी सरकारी बैंक में जाओ, अगर जमा करना बंद कर दें तो सभी बैंक दिवालिया हो जाएगा। तो मैंने एक आंसर दिया है, पहले मैं वो पढ़ लेता हूँ। जो पैसा सहारा अपने जमाकर्ता से लिया था
और अनलीगल प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी बनाया था और है भी, अभी भी वो प्रॉपर्टियां मौजूद हैं। उस प्रॉपर्टी को बिक्री करके अपने जमाकर्ता के मैच्योर हो चुके खातों का पहले पैसा देना चाहिए और अपने जमाकर्ता का विश्वास जीतना चाहिए था, ना कि कन्वर्जन करना चाहिए था। मैंने उस समय के कोर्ट के आदेश की समीक्षा की है। जैसा मैंने पहले कमेंट में बताया कि जो भी एविडेंस होते हैं, जांच एजेंसियों के हों चाहे लोअर अपर कोर्ट के हों, सरकार के हों, जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर ही हम लोग अपने वीडियो में बातें रखते हैं। तो दिनेश कुमार जी, जब किसी बैंक की देनदारी, उसकी जो अपनी संपत्तियां होती हैं, अगर उससे ज़्यादा होने लगे, उस कंडीशन में वो बैंक या वो फाइनेंशियल कंपनी हो, वो दिवालिया की स्थिति में आती है या जमा पैसों को वो सेबी के पास या कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार के पास कुछ पैसे उसमें से, या यूं कहें कि लगभग 50 से 60% पैसे वो सिक्योर नहीं रखेगा और शेष पैसे एक लीगल प्रोजेक्ट में या बिजनेस डेवलपमेंट में नहीं लगाएगा, तो ऐसी स्थिति में भी कंपनी को जब रिटर्न करना होगा तो फिर वो फंसेगी, उबरने में मुश्किल होगी। उस कंडीशन में भी कंपनी दिवालिया हो सकती है। और ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में बैंक हो या फाइनेंशियल कंपनियां हो, वो गलत तरीके से जब अपने ग्राहकों का, जमाकर्ताओं का पैसा निवेश करती हैं ऐसे जगह से जहां से वो उचित समय पर फिर से उस पैसे को एक अच्छे प्रॉफिट के साथ निकाल न सकें, ऐसी कंडीशन में ही ज़्यादातर बैंक या फाइनेंशियल कंपनियां गलत जगह निवेश करने से या अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को जबरदस्ती करने के चक्कर में फंसती हैं और फिर वहां से उचित पैसा जो वो सोचती हैं वो आ नहीं पाता। इसके वजह से जमाकर्ताओं का धन जब वो लौटाने की स्थिति में नहीं रहते हैं, वैसी स्थिति में बैंकिंग सेक्टर के बैंक हो या फाइनेंशियल कंपनियां हो, वो दिवालिया होती हैं। और जो आपने तर्क दिया है कि जमा करना अगर बंद हो जाए तो बैंक दिवालिया हो जाएगा, फाइनेंशियल कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी, नहीं, यही लीगल एक्ट है कि जब आप इन्वेस्टर का पैसा अपने पास लेते हैं तो उसका उचित जगह निवेश हो और उसमें से आधे से ज़्यादा पैसा संवैधानिक संस्थाओं के पास आप जमा करेंगे ताकि उचित ब्याज वहां से आपका बनता रहे। और ऐसे जगह निवेश करिए जहां से समय पर एक अच्छे प्रॉफिट के साथ वो प्रॉपर्टी, वो प्रोजेक्ट पैसा लेकर के आए और आप जमाकर्ताओं को वापस कर सकें। अगर आप लीगल तरीके से काम नहीं करेंगे, ऐसी कंडीशन में भी बैंकिंग सेक्टर की बैंक हो या फाइनेंशियल कंपनियां हो, वो दिवालिया होती हैं। जो नीचे राजा राम जी ने कहा है, भैया होशियार चंद, सहारा इंडिया परिवार के पास आपसे ज्यादा दिमाग और बुद्धिमानी है। जी बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा, मेरे से ज्यादा बुद्धिमान आप हैं, क्योंकि एक बड़ी कंपनी सहारा इंडिया, जिसने की एक गलत नीति ला करके एक क्या लगभग 4,500 से 5,000 बीच में कंपनियां इन्होंने बना रखी थी उसी समय, तो इतना बुद्धि दिमाग सहारा इंडिया के पास था और नीति इतनी शानदार थी कि एक कंपनी बंद होने को आई, पैसा वहां उन्होंने जमा कर लिया और फिर दूसरी कंपनी सामने लाकर रख दी। और इतना बड़ा दिमाग और बुद्धि बेईमानी करने का भगवान किसी को दे भी नहीं, क्योंकि इतना बुद्धिमानी लेकर के कोर्ट में रेंगना नहीं है, घसीटते हुए अपने को लेकर के नहीं जाना है। राजा राम जी उसी सहारा इंडिया के आप बुद्धिमान दिमागदार लगते हैं, इसीलिए आज भी आंख बंद करके सहारा के ऊपर जो भरोसा किए हैं, 10 करोड़ से ऊपर निवेशक हैं जेनमेन, उनके भुगतान को सही अंजाम दिलवाने की बजाय में सहारा को जो सही मायने में बिल्कुल नहीं फंसाया गया है, वो गलत नीति की वजह से बाद में बदलते हुए अपने पैसे के लोग के नियत की वजह से फंसा है। और सारी कंपनियां ये एक गलती को दबाने के लिए बनाते गए और उसका फायदा ये उठाते गए। राजा राम जी, सत्य तथ्य को आप समझेंगे, सारे एक्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे, तब समझ में आएगा। सिर्फ हवा हवाई बातों और बिल्कुल आंख पे पर्दा डाल के सिर्फ सहारा के लोगों का सुनेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। सारे निवेशकों के पक्ष को, सभी संवैधानिक संस्थाओं को
आप जब सुनेंगे उनके जो एक्ट रखे गए हैं, उन पर जो टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से की गई हैं, उनको जब आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सभी पक्षों को समय देंगे और उनके बातों को आप समझेंगे, तभी सही तथ्य तक पहुंचेंगे, ना कि सिर्फ आंख बंद करके सहारा पर भरोसा करेंगे, जिन्होंने 10 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों को लूटा और आप जैसे लोगों के माध्यम से लूटा है। और अगला कमेंट है, अमिताभ कुमार सिंह जी हैं, मेरे मित्र हैं, ये एक अच्छे पोस्ट पर हैं शिक्षा विभाग में। इन्होंने कमेंट किया है ऊपर, वो आप पढ़ सकते हैं। उनके कमेंट के नीचे इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कमेंट लिख डाला है। मैंने जो इनसे पूछा है उसका कोई जवाब इनके पास है ही नहीं। तो भाई साहब, आप पहले फरवरी 2025 का ये वीडियो देख लीजिए, पहले का वीडियो है, अब मैं बना करके नहीं बता रहा हूँ, और विधिवत मैं बनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। सारे एक्ट की अगर मैं व्याख्या करूंगा जो सेबी ने रखे हैं, सहारा ने रखे हैं, और जो उसके बाद दोनों पक्ष को सुनने के बाद जो कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, तो समय काफ़ी लग जाएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं और छोटे छोटे उसके मैं जवाब और तरीके से देता हूं। जिन तथ्यों और आंकड़ों को यह अपनी वीडियो में समाहित करते हैं, वह सभी आंकड़े नकारात्मक सोच को दर्शाते हैं। भाई साहब, नकारात्मक सोच क्या थी? जो नीति सहारा ने बनाई और फिर जो नीयत उन्होंने गंदी की, वो क्या सकारात्मक था आपके नजरिए से? अगर था तो उन पैसों का क्या हुआ? वो पैसे निवेशकों के पास क्यों नहीं आए हैं? लीगल पॉइंट पे मैं बात करूं तो ये 18वां साल है। 18 साल से कहाँ थे आप? आप सहारा के लोग हैं ना, आप क्यों नहीं सकारात्मक हुए अपने निवेशकों के प्रति? क्या कर रहे थे 18 वर्ष से? मैं सहारा के लिए बात करूंगा, करता भी हूँ। जो भी कुछ सोशल मीडिया पे फेक वायरल होता है उसको भी मैं रखता हूँ, और एक आशा के साथ वीडियो का मैं अंत करता हूँ कि शायद इसमें सच्चाई निकले, लेकिन नहीं निकलता है। मैं सहारा के लिए भी बोलता हूँ, लेकिन आपको जब नकारात्मक दिखता है तो 18 साल से सहारा ने डूबे हुए जो निवेशकों के पैसे हैं उसको हड़पने का रास्ता निकालने के अलावा निवेशकों को पैसा देने के लिए क्या सकारात्मक सहारा ने किया, और आप जैसे सहारा के लिए अब भी खड़े होने वालों ने क्या किया है? आपने आगे बोला है क्योंकि ये आंकड़े और साक्ष्य असल में कलेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जांच एजेंसियों की साइट से ही किए जाते हैं। बिल्कुल किए जाते हैं। जो लीगल वीडियो बनाएंगे, लीगल पेपर के साथ वीडियो बनाएंगे, वो अपने संवैधानिक सारे संस्थाओं पर, यानी कि कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, उस पर भरोसा करके उनके द्वारा संचालित किए जा रहे सारे संस्थानों के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, किसी जांच को पूरा करने के बाद जो ऑर्डर जारी किए जाते हैं, न्यायपालिका से जो ऑर्डर की जाती है, बात उस पर नहीं होगी तो क्या भगोड़े सहारा पर बात होगी? आप जैसे एजेंटों पर विश्वास करके बात किया जाएगा, जिन्होंने 18 साल से अपने द्वारा जमा कराए गए पैसों के लिए, निवेशकों के लिए कुछ नहीं किया? आप पर भरोसा किया जाएगा? जिन्होंने 4,500 से 5,000 कंपनियों का इजाद किया, रजिस्ट्रेशन कराया 2010 से 15 के बीच में, उन पर भरोसा करेंगे हम? संवैधानिक संस्थाओं के आगे सहारा का क्या औकात है? बस उसकी नीति ज्यादा कंपनियां बनाना और गंदी नीयत पैसा हड़पने का, और न जाने कितने एजेंट करोड़पति बन गए, हो सकता है उनमें से आप भी हों। चलिए आगे क्या आपने लिखा है। किंतु क्या यह निवेशकों के भुगतान और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है? इससे सरकार से भी, जांच एजेंसियों और माननीय सुप्रीम कोर्ट की नीति और निर्देश, वाह नीति और निर्देश, आपकी नीति और नियत क्या हुई आगे, उस पर समीक्षा नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार की समीक्षा बिल्कुल होनी चाहिए। वाह रे सहारा के लिए बात रखने वालों। निर्देश तथा निवेशकों का अधिकार सुरक्षित हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सही कहा आपने। सहारा अगर ईमानदार है तो अपने निवेशकों का हित सुरक्षित क्यों नहीं रखा? थोड़ी देर पहले मैं एक कमेंट कॉन्सर में मैंने ये बात कही थी कि 2 कंपनियों का केस चल रहा था ना, तो बाकी सारी कंपनियों का जो मैंने नाम लिया, और जो बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका नाम मैंने नहीं लिया है, उन पैसों का क्या हुआ? उन निवेशकों के अधिकार की बात कब करेंगे? जो इन कंपनियों के द्वारा ठगे गए बना करके, कन्वर्जन भी किया गया, उसमें कुछ लोगों ने नगद भी पैसा जमा किया, उन पैसों का क्या होगा? बताइए राजा राम जी आप। यदि वाकई यह आंकड़े निवेशकों और कार्यकर्ताओं के लिए लाभप्रद हैं, तो आखिर सुप्रीम कोर्ट पिछले दशकों से अब तक कोई ठोस निर्णय निवेशकों के भुगतान और उनके हितों में नहीं दे पाई है।
क्यों नहीं दे पाई है? आपने मीडिया में शोर किया कि हमारे ऊपर एम्बार्गो है, हमने 25,000 करोड़ जमा कर दिया है। ये मीडिया में आपका झूठ बेनकाब हुआ 2014 में, और 2024 सितंबर में तो पूर्ण रूप से बेनकाब हो गए आप कि कोई एम्बार्गो नहीं था, जमा कराने पर प्रतिबंध था। आपकी प्रतिबंधित होने वाली एक कंपनी थी, वो थी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके लाइसेंस को पहले होल्डिंग की गई और उसके बाद उसको रद्द किया गया। बाकी कंपनियों पर ना कोई रोक था, ना उसके लिए कार्यालय को बंद करने के लिए कहा गया था। तो कहाँ थे आप? निवेशकों को हित की बात करने वाले आप कहाँ थे उस समय? लाभ क्यों नहीं पहुंचाया निवेशकों को सहारा से? निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया था 25,000 करोड़, वो आज तक आप जमा नहीं किए हैं। केस सेटल्ड हुआ है, अभी वो सामने आया नहीं है पूरा तथ्य, लेकिन उम्मीद है कि जब सेटल हो गया है तो पैसा कैसे जमा होगा या हो गया है, कौन कंपनियां, और उसमें इंटरनल जो ज्वाइंट वेंचर डेवलपमेंट का काम वर्सोवा भूमि पर है, वहां पर जो मेन चीज है, जो 1997 में जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहां के एनवायरमेंट को लेकर के जो बातें कही थी, जिसकी वजह से उन्होंने टिप्पणियां की थी, जिससे वहां पर काफी ज्यादा उस भूमि को लेकर के समस्या सामने आई थी, बिक्री को लेकर के, वहां डेवलपमेंट को लेकर के, उससे पर्यावरण काफी प्रभावित होगा। उसकी वजह से सारी चीजें उलझी हैं। फैक्ट पता है आपको? तो आइए बताइए। कहने के तो आपके पास यानी आपके सहारा के पास अकूट संपत्ति है, लाखों करोड़ की संपत्ति है, और बड़े बड़े वकील रखते हैं आप लोग, सहारा के लोग। उनको लाखों देने के लिए एक एक हेयरिंग के 50 से 70-80 लाख रुपए आप लोग देते हैं। उतने में तो न जाने कितने छोटे निवेशकों का भुगतान हो जाए, लेकिन जहां हजारों लाखों करोड़ बचाना हो, वहां पर कुछ लाख तो आप लोग खर्च करेंगे ही। कितने फैक्ट आंकड़े चाहिए आप जैसे लोगों को? कैसे जिगर हैं आप लोग के? कितने फैक्ट सामने रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट जब टिप्पणी करती है कि सारी चीजों को विस्तार से जांचा गया, परखा गया। ये 5 सितंबर के आदेश में लिखा है। कोर्ट के मुख्य जो इस केस को देखने वाले जज हैं, टिप्पणी की है उन्होंने, तो उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय ही इस पर विस्तार से जांच की जा चुकी है। आपको पैसा जमा करना ही होगा। आपने तो कई वर्षों तक ये छुपा कर रखा था कि आपने तो बोला कि 24,000 करोड़ रुपए जमा किया जा चुका है, अब वो पैसा हमको रिलीज किया जाए, हमने निवेशकों का भुगतान कर दिया है। जो आपने दस्तावेज भेजी उसमें ज्यादातर दस्तावेज फर्जी पाए गए। हर चीज संवैधानिक सिस्टम यानी सेबी, सरकारी जांच एजेंसियां, SFIO हो, ED हो, CID हो, CBI हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा हो, सारे लोग गलत हैं। सिर्फ आप और आपका करता धरता आका सहारा इंडिया सही है। अपने गिरवा में झांकिए राजा राम जी, और आप जैसे लोग अपने गिरवा में झांकें कि सब गलत और सहारा सही। ये आंखों के ऊपर से अपना ये पर्दा हटाइए। आपने कई यूट्यूबर साथियों का नाम लिया है और सभी उब करके यूट्यूब पर आए हैं वीडियो बनाने के लिए। सबकी जुबान खामोश हो जाएगी, सभी का चैनल बंद हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, सहारा का मैटर क्लोज हो जाएगा। आप भुगतान शुरू कराइए। आपसे जब सवाल किया जाता है, एम्बार्गो पर सवाल किया जाता है, सिटी पिट्टी गुम हो जाती है। रियल एस्टेट और हाउसिंग के अलावा जितनी भी कंपनियां हैं उनका पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, कार्यालय क्यों बंद कर दिए गए, इस पर आपकी कोई खामोश जुबान से आवाज नहीं निकलती है। और इतना बड़ा आपने बुक बना दिया, छपवा दीजिए और छपवा करके ऐसे बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर सेल कराइए। दीजिए नसीहत पूरे भारत के संवैधानिक सिस्टम को, न्यायालय को, जांच एजेंसियों को, सरकारों को, जो पहले यूपीए की थी और अब एनडीए की है। कीजिए एक्सपोज सबको, बनाइए किताब। हम लोग निष्पक्ष काम करते हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म से, अपने चैनल से निष्पक्ष में बात करता हूँ। सहारा के फेक वायरल वीडियो को, लेटर को मैं रखता हूँ और ये निवेशकों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि आने वाले समय में इसकी क्या सत्ता है बहुत जल्द पता चल जाएगी। और कोई सत्र नहीं निकलता है, क्योंकि भगोड़े विदेश में बैठे हैं और जो देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नोटों की बंडल की आंखों पर पट्टियां बांध करके सहारा के लिए काम कर रहे हैं। ये भावनात्मक संवेदन से भरे हुए जो शब्द आपने निवेशकों के लिए लिखे हैं, ये निवेशकों के लिए ये घोर अत्याचार जैसे हैं आप जैसे लोगों के लिए, जो सहारा के लिए आते हैं सोशल मीडिया पे डिफेंड करने के लिए। रेगुलेटर्स की बात करते हैं आप लोग। आपने 17-18 साल से सारे रेगुलेटर्स को आप गलत साबित करने में लगे हैं और आप गलत साबित नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप खुद गलत हैं। आपकी नीति गलत थी और बाद में आते हुए धन की वजह से लालच में पड़ करके हजारों कंपनियां ईजाद करना और गलत तरीके से पैसा को मनी लॉन्ड्रिंग करना, ये है सहारा का असली चरित्र। आपने नीचे लिखा है, संस्था सहारा इंडिया परिवार ने उनके अधिकारों के लिए
और अपने आत्मसम्मान के लिए, यानी उनके अधिकारों यानी निवेशकों के अधिकार के लिए शर्म नहीं आती आप लोगों को? 18 साल से आप अधिकार की बात करते हैं, लड़ रहे हैं 2 कंपनियों का केस और तमाम कंपनियों का पैसा जानबूझ करके रोक लिया है और कहते हैं उनके अधिकारों की बात, उनके आत्मसम्मान के लिए सिस्टम में बैठे अधिकारियों के खिलाफ जंग छेड़ी है। ये जंग लड़ रहे हैं आप, लाखों रुपए वकीलों को दे रहे हैं। वो पैसा अगर आप अपने निवेशकों को दिए होते तो कई हजार निवेशकों का कल्याण हो चुका रहता। आगे आप लिखते हैं, क्योंकि सहारा के पास करोड़ों देशवासियों की ताकत और संपत्तियां का अपार भंडार है। शर्म लगनी चाहिए ये शब्द लिखते हुए। ये भंडार 1 रुपए इन्वेस्ट करने वाले 10 लाख रुपए जमा करने वाले निवेशकों का है, उनका हक है इस पर। अगर इतनी अकूट संपत्ति सहारा के पास है, जो कि मैं भी मान रहा हूं आपके पास है, तो कुछ लाख करोड़ रुपए ना दे करके सहारा क्या करना चाहती है? उनके बेटे बाहर क्यों भगोड़े के रूप में बैठे हैं? मैसेडोनिया में उनकी प्रॉपर्टी किसके पैसे से बनी है? ये भारत के 10 करोड़ से ऊपर के निवेशकों के पैसे से बनी है, जिनके पैसे के बल पर वो वहां पर अपना बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और आप जैसे लोगों को लगा रखा है सिर्फ सहारा की आंख बंद करके बड़ाई करने के लिए। और लिखा है आपने, अपार भंडार के बाद देश के जाने माने वकीलों का जखीरा है। बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा जखीरा? निवेशकों का पैसा लेके उसको बचाने के लिए वकीलों का जखीरा तो आप खड़ा करेंगे ही, क्यों नहीं खड़ा करेंगे? वही तो मैं कहते आ रहा हूँ इस वीडियो में भी, और पहले के कई वीडियो में मैं कहते आ रहा हूँ कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उतना पैसा अगर आपने दिया होता तो कई हजार लोगों के घर का भला हो गया होता। लेकिन नहीं, इसका हम आप इनके जैसे संपादक, आंदोलनकारी और सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट को अच्छी तरह समझना होगा, समझना सहारा को होगा। अगर कोई ये सोचता है कि वो ही सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं, तो उसको अपने गिरवा में झांकना चाहिए और अपने किए गए कार्यों की स्वयं समीक्षा करनी चाहिए। और वो सहारा परिवार जो नाम दिया जाता है, उसी परिवार के आप जैसे लोग सदस्य हैं, तो सहारा और सहारा के परिवार के जो बहुत करीबी एजेंट हैं उनको अपने गिरवा में झांकना है। उनके पास जो दौलत है उन निवेशकों के जमाकर्ताओं की वजह से है। अब उसको हजम करने के लिए 18 साल से कोर्ट में जानबूझ करके वकीलों का जखीरा खड़ा करके बड़ी बड़ी फी देके लंबा खींचने का प्रयास किया जा रहा है। राजा राम जी, आप जैसे लोग थे सहारा में, तभी सहारा इतना बड़ा आर्थिक अपराध कर सका है, इतने करोड़ों निवेशकों को लूट सका है। आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे आंख पर नोटों के बंडल के पर्दे डाले हुए लोगों की वजह से, अपने कमीशन के लिए, अपनी सैलरी के लिए, मोटी मोटी कमाई करने के लिए आप लोगों ने निवेशकों को लूट नहीं दिया और अपना पेट भरा नोटों से। मैंने जो कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन किए गए थे या जो टिप्पणियां की गई थी, उसका मैंने अपने तरफ से आंसर देने का प्रयास किया। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिना स्किप किए आप थोड़े थोड़े समय निकाल करके ये वीडियो पूरा देखिएगा जरूर। साथियों, कमेंट के आंसर आपने देखे हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से राजा राम जी से कहना चाहूंगा कि आपने एक्ट 142 का जिक्र किया था, जो सुप्रीम कोर्ट को न्याय दिलाने के लिए एक बहुत बड़ी एक प्रकार से आजादी देती है कि उस एक्ट के नीचे आप किसी को ला सकते हैं, किसी को भी आप प्रताड़ित होने से बचा सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। आपने 142 का जिक्र किया और आपके कहने के मुताबिक ऐसा लगता है कि 142 एक्ट के जरिए ही सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को प्रताड़ित किया है। राजा राम जी, आपने DRHP का नेम लिया है और आपने बोला है कि 20-20 हजार देश के निवेशकों से लेने के लिए लिखित अनुमति लेकर के सहारा ग्रुप आई है। क्या ये सही है कि DRHP को कंट्रोल सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करती है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करती है? थोड़ा सा आप इस पर गहन करिएगा कि इसको सेबी करती है, क्योंकि सेबी के पास सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं है, सारे व्यापारिक लेन देन हो, शेयर हो, बॉन्ड हो, इन सब निवेशकों के सिक्योरिटी को और उसके धन के सही जगह वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से लिया जा रहा है, इस पर निगाह रखना सेबी की जिम्मेदारी है। और आपने DRHP का नाम लिया है लेकिन SCRA का नाम नहीं लिया है। SCRA क्या है? जैसे DRHP यानी
ड्रॉप्ड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है, उसी तरह से SCRA ये सेबी के अधिनियम में है और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 ये सेबी को बहुत सारे अधिकार देते हैं। सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं, आम निवेशकों के हक के पैसे उनको मिलने चाहिए। उनके जो पैसे जा रहे हैं किसी कंपनी में, कॉरपोरेट कंपनियों में, वो सुरक्षित हैं कि नहीं, उसको सुरक्षित तरीके से लेन देन कराने के लिए, उसको सही स्वरूप में संचालित कराने के लिए, सही स्वरूप में फिर रिटर्न मिलेगा कि नहीं, कैसे स्वरूप में उसको डिपॉजिट कराया गया है, कॉरपोरेट पूरे प्रशासनिक सिस्टम पे सेबी की कंट्रोल की इस एक्ट में नियम है। तो दोनों जो आपने तथ्य रखे, DRHP, उसके बाद आपने IPO का जिक्र नहीं किया। जो आपको भाता है उसका नाम आप आकर के ले लेते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन जिन एक्ट से आप जकड़े उसकी बात आप नहीं करते हैं, या आप जैसे सहारा के लोग नहीं करते हैं। आपने रोशन लाल का जिक्र किया है, आपको रोशन लाल का नाम याद है, जिन्होंने 2010 में एक एप्लीकेशन दिया था। कई वीडियो में जब मैं घोटाले की बात करता हूं कि ये कब से शुरू हुआ है, तो मैं बराबर इसको 2006, 7, 8 से लगातार ये शुरू हो चुका था और 2010 में मैं बराबर बोलता रहा हूं इसको कि कुछ शिकायतें की गई, तब से भी एक्शन में आया था। मैं नाम लेना उचित नहीं समझ रहा था, लेकिन कुछ लोग इसको अन्यथा लेते हैं, जो सहारा के खास हैं लोग, तो उसमें नाम उन्होंने रखा है रोशन लाल का। तो जो मैं कुछ लोगों का नाम लेता हूं, उन्हीं कुछ लोगों में कुछ ग्रुप भी थे, कुछ पर्सन भी थे जिन्होंने शिकायतें की थी रियल एस्टेट और हाउसिंग के बांड को लेकर के, ये नियमों के विरुद्ध हैं। तो आपने रोशन लाल का नाम लिया है, लेकिन उन ग्रुप का नाम नहीं लिया है जिन्होंने बाद में जब शिकायत की, वो बहुत ठोस आधार बना था सेबी को सहारा ग्रुप पर कार्रवाई करने के लिए। रोशन लाल ने जनवरी 2010 में, वो तो सेबी के पास गए भी नहीं थे, वो तो अपना एक डिटेल लेकर के, लिखित नोट, एक एप्लीकेशन लेकर के नेशनल हाउसिंग बैंक के पास गए थे, और जो कि उस नेशनल हाउसिंग बैंक के अधिकार क्षेत्र में जांच करना सहारा ग्रुप का और उन दोनों कंपनियों का नहीं था, तो उन्होंने ही इसको फॉरवर्ड कर दिया, आगे बढ़ा दिया सेबी के पास। तो एक ये पत्र सेबी के पास पहले से पड़ा था और वो इंटरनल इसकी जांच कर भी रहे थे। उसी में कुछ समय के बाद अहमदाबाद की एक एडवोकेसी ग्रुप आती है और एक प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ इन्वेस्ट प्रोटेक्शन, ये ग्रुप भी शिकायत करती है लिखित रूप से कि सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग के जो बांड हैं और जिस तेजी से वो आम निवेशकों को दिए जा रहे हैं, ये अनलीगल है, ये नियमों के विरुद्ध है। और अहमदाबाद के इन दोनों जब कंपनियां, ये ग्रुप जो कि इन्वेस्ट के ऊपर ध्यान रखती थी, आम निवेशकों के लिए वो हित के लिए कार्य करती थी, जब इन ग्रुप के द्वारा शिकायत की गई सेबी के अंदर, तब जाकर के 24 नवंबर 2010 में सहारा समूह को किसी भी प्रकार की राशि को जमा कराने से रोक दिया गया। किसी भी प्रकार इनकी जो भी कंपनियां थी, तत्काल प्रभाव से उस समय जमा कराने पर रोक लगी थी। फिर मामला आगे बढ़ा, 2012 तक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और जो एक्ट की बात करते हैं, तो तमाम एक्ट का उदाहरण मैंने 21 फरवरी 2025 के एक वीडियो में दिया था, और उसमें चाहे वो पिटिशनर हो, चाहे वो रिस्पोंडेंट हो, सारे लोगों के फैक्ट उसमें भी हमने बताए हैं। एक्ट के सारे एक्ट के विश्लेषण करने का मतलब काफी समय लगेगा, लेकिन उल्लंघन सहारा ने किया था, इसीलिए वो स्पष्ट रूप से केस से बाहर आ ही नहीं पाया। और सुप्रीम कोर्ट जब विस्तार से जांच कर चुका था, इसके बाद ही कोर्ट आदेश करता है कि पैसा 15% ब्याज के साथ वापस करिए। राजा राम जी, सोसाइटीज के पैसे, क्यूसाप के पैसे क्यों नहीं दिए गए? OFCD का मतलब समझाएंगे आप? जो डिवेंचर है ये क्या है? जो आपको यानी सहारा को बैंकों के पास जाना चाहिए, एक प्रकार से उनको पैसे की बहुत जरूरत थी उस समय, तो पैसे को इकट्ठा करना चाहती थी। OFCD इसी का परिणाम है। आप निवेशकों के पैसे को उस समय लौटाना ही नहीं चाहते थे राजा राम जी, क्योंकि सहारा के जो कर्ता धर्ता थे और जो उनके साथ मैनेजमेंट टीम के लोग थे, जो कि सहारा से भी केस में लिस्टेड है नेम उनका, उन लोगों की मनसा ही नहीं थी निवेशकों का पैसा उस समय देने की।
पैसा उनको चाहिए था और तमाम प्रोजेक्ट में लगाना था, उनकी जो महत्वाकांक्षा थी उसको पूरा करना था। उस घड़ी में निवेशक को फंसाया गया। ये डिवेंचर जैसा कन्वर्टेबल प्लान जो है, पहले के निवेशकों के पैसे को बांड बदल के एक परिवर्तनीय सिस्टम बना करके नए बांड पुराने निवेशकों को दिए गए और उसमें बहुत सारे लोगों ने कैश में चेक बुक के जरिए उस समय निवेश भी किए। तो आपका तो दोहरा काम हुआ। और जो सेबी का अधिनियम है, थोड़ा सा जिक्र मैं करूंगा यहाँ, जिसमें आप बोले थे ना कि 20-20 हजार देश के निवेशकों से जमा कराने के लिए लिखित में सहारा लेकर के आई थी, तो वो OECD किस माध्यम से लेने की एक जो एक्ट है उसको निर्धारित करती है, उसकी संख्या क्या है। सेबी कैसे भारी पड़ गया सहारा के ऊपर? 49 लोगों के सिर्फ उसमें आप दोनों कंपनियों में 49 लोगों के सिर्फ आप डिवेंचर प्लान में पैसा ले सकते थे, और वो भी सहारा समूह में जो पहले से इन्वेस्टर हैं वो, ना कि नए इन्वेस्टर। ये जो ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ये ऑप्शन ही वही देता है कि जो आपके पुराने निवेशक हैं उनको आप नया प्लान, मैच्योर हो चुके पुराने प्लान को एक नए प्लान में परिवर्तित करना और फिर उनको उचित ब्याज और उनके समय पर मूलधन के साथ जो ब्याज और बनता है, या समय समय पर कुछ समय के लिए ब्याज देना, और जब उस निवेशक को आवश्यकता पड़े तो आपको पूरा मूलधन देना। ये सारे OECD के नियम हैं। आपने लगभग 2 करोड़ के ऊपर निवेशकों का इस प्लान में कन्वर्जन के साथ साथ नए निवेश भी करवा दिए। यही सब है ना डिवेंचर के पीछे का घोटाला। और इसी का जवाब आपके 60-70 लाख पर हेयरिंग का फीस लेने वाले कपिल सिब्बल जी या गौतम अवस्थी जी जो हैं, उस समय के जो वकील और थे, वो लोग इन लीगल फैक्ट एक्ट के परिभाषा को कोर्ट के सामने रख नहीं पाए, लेकिन सेबी ने रखा और सेबी के इस फैक्ट बात को, तथ्य को कोर्ट ने माना। और जब पेमेंट करने की बात कोर्ट ने कही तो इसी एक्ट की व्याख्या उन्होंने की, टिप्पणियां की और लताड़ लगाते हुए भुगतान करने का आदेश दिया था। नहीं माने आप। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 2010 में उसके लाइसेंस को होल्ड पर रखा जाता है, फिर उसको घिसते घिसते आप किसी तरह से लाते हैं, लेकिन 2015 में रद्द करना ही पड़ता है RBI को। हाल ही में ED ने 1400 कुछ करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी सीज की है। लखनऊ में सहारा सिटी से जुड़े निवेशकों के पैसे नहीं मिलने के कारण वहां ताले लगे। फिर उसके बाद सहारा बाजार, LDA की जमीन, वहां भी आप गलत पाए गए। वहां भी जो कुछ 150 की जगह 11 जो शॉप मिले खुले हुए, उस पर भी कार्रवाई हो गई, खाली करना पड़ रहा है उनको। आपने बक्सर कंज्यूमर कोर्ट यानी सहारा राजा राम जी, सुनते रहिएगा, मैं सारी चीजें बोल चुका हूँ, सारी बातें कर चुका हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ और ये निवेशकों को भी मैं आगाह कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से फिर से, फंसिएगा मत आप फिर से कोई ऐसा डिवेंचर या इन्वेस्ट शेयर फार्म फिर से मत फंसिएगा आप राजा राम जी के जैसों के चक्कर में। बक्सर कंज्यूमर फोरम का आदेश था, वहां सिर्फ एक व्यक्ति का पेमेंट ब्याज के साथ करना था, नहीं किया गया और मीडिया में काफी वो आया भी, लेकिन फिर भी पेमेंट नहीं किया गया, वहां कोई सहारा का पहुंचा तक नहीं। कुर्की का आदेश होने के बावजूद भी कार्रवाइयां नहीं होती हैं, ऐसा सिद्धार्थ नगर के आदेश में जो वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया था उसका भी पालन नहीं हुआ। इस पर भी मैं वीडियो अपने डाल चुका हूँ चैनल के ऊपर। सिद्धार्थ नगर में नामजद हैं सहारा के अधिकारी, उनकी प्रॉपर्टी को कुर्क करके पैसा देने का आदेश था, पता चला कि उन अधिकारियों के नाम से कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है। क्या ये नहीं लगता राजा राम जी या आप जैसे सहारा के जो तमाम लोग हैं कि ये सोची समझी साजिश थी जिसके तहत ये कराया गया? ये 2006 से सब चल रहा है। आप 2003 के MCA एक्ट की हिल्ला हवाली करते हैं, उससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब फैक्ट हैं केस के। लंबा वीडियो काफी हो जा रहा है, लेकिन रखना जरूरी था। आम निवेशकों को ये जानना जरूरी था कि सहारा वाकई सही नहीं है। सहारा इस देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं, सारे रेगुलेटरी जो भी हैं, वो एक्ट अधिनियम से चलते हैं
संवैधानिक तरीके से चलते हैं। संविधान के अंदर जो एक्ट हैं, चाहे वो सरकार की आर्थिक स्थिति को कंट्रोल करना हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के कंपनियों के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा मामला हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट हो, ये सारी संस्थाएं, न्यायपालिकाएं, ये सभी संवैधानिक एक्ट से, अधिनियम से चलते हैं। और ये अलग बात है कि कोई पैसों से बिकता है, कोई पैसों से किसी को खरीद लेता है, कभी न्याय पाने के लिए पैसा देना पड़ता है, बातें कहीं तक किसी के टेबल तक डाटा देने के लिए, पेपर पहुंचाने के लिए पैसा देना पड़ता है। ये तो सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ये देश संवैधानिक एक्ट, अधिनियम से चलते हैं। और जो भी इस रूल को तोड़ेगा वो रेगुलेटर्स के एक्ट के तहत देश के संवैधानिक जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, न्यायपालिकाएं हैं, इनका जवाब जो भी अपराध करेगा, चाहे वो आर्थिक हो, कहीं भी किसी से लेन देन में फर्जीवाड़ा करें, गलत बॉन्ड शेयर करें, कन्वर्टेबल जैसे डिबेंचर जैसे खतरनाक सोच के साथ प्लान लॉन्च करें, तो ये सरकारी एजेंसियां अपने एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगी। जवाबदेही उन कंपनियों की, उन पर्सन की होनी तय है। बिहार में भी चुनाव आने वाला है, वहां भी सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं लोग और आम जनमानस है। अगर आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन करने से चोट पहुंचेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो बिल्कुल आप करिए। चोट जब उनको लगेगी, उनकी हानि होगी राजनीतिक, उनसे राज्य छीने जाएंगे, तो शायद वो कड़ी कार्रवाई करें और सभी निवेशकों का भुगतान करें। पता नहीं क्यों सरकारें इतनी ढुलमुल क्यों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो या फिर रीजनल लेवल की क्षेत्रीय जो सरकारें हैं, पता नहीं क्यों इतना ढुलमुल है। एक प्रकार से झारखंड सरकार जो वादा करके आई थी कुछ ही महीनों में, वो बिल्कुल एक प्रकार से पीछे हट गई। 10 कदम आगे बढ़ी थी तो 30 कदम पीछे चली। ROC का नंबर दे दिया, MCA का नंबर दे दिया, और जो सहारा की जो कंपनियां हैं उसके ऑफिस के नंबर दे दिए और अपना पल्ला झाड़ दिया। और इसी बात को लेकर के मैं जो भी NGO हैं, ट्रस्ट हैं, जो सहारा में फंसे पैसे दिलाने के लिए आम निवेशकों के लिए काम करते हैं, ऐसे NGO ट्रस्ट के लिए मैंने बार बार अपने वीडियो में बोला है कि वो राजनीतिक दलों के कंधे ना बने। उनको अपने सहारा निवेशकों से जुड़े जो भी मीटिंग करते हैं आप या मंच से संबोधन करते हैं, तो ऐसे जगहों पर किसी भी राजनीतिक दलों को स्थान ना दें, क्योंकि आप सिर्फ राजनीतिक दलों के सिर्फ एक हथकंडे हैं वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए। ये बातें मैं पहले से कहता आ रहा हूँ और झारखंड में हुआ है, अब ऐसा ही बिहार में होगा। खैर, आप सत्ता बदलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को समझाइए कि अगर आप सहारा का भुगतान नहीं कराएंगे तो आप क्रमशः एक एक राज्य खोते जाएंगे। ये हम सभी का अधिकार है कि जब हम सभी लोग को जो छलेगा, अगर उसको दंडित नहीं किया जाएगा, उससे पैसा, उसकी प्रॉपर्टी को बिक्री करके वापस लेकर के निवेशकों को जब तक नहीं दिया जाएगा, तब तक आपको एक एक करके कई राज्य आपसे हम लोग अपने वोट के माध्यम से छीनते जाएंगे। ये लोकतांत्रिक अधिकार है और इस तरह से हम सत्ता को सबक सिखा सकते हैं, ताकि सत्ता को ये लगे कि हाँ, सहारा के निवेशकों का, जो पहले की चिट फंड कंपनियां पैसा लेकर के भागी हैं, PACL जैसी कंपनियों का, शारदा चिट फंड, नवजीवन बैंक, अभी हाल ही में एक और यूनिवर्सल फाइनेंशियल कंपनी पैसा लेकर के भागी है, तो इन सब का भुगतान होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनियों के ऊपर नेताओं का संरक्षण भी होता है। तो ऐसे संरक्षणकर्ता को हटाना चाहिए, बेनकाब करना चाहिए ऐसे नेताओं को। और भुगतान एक ऐसा जरिया है कि जिससे आप लोगों तक ईमानदारी की एक पैठ बना सकते हैं कि हाँ, अगर कंपनियां पैसा लेकर भाग रही हैं तो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, न्यायपालिकाएं और सरकार साथ देकर के पैसा निकाल रही है, पैसा निवेशकों को वापस दिला रही है। ऐसी स्थितियां बनानी चाहिए। लास्ट में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी निवेशकों से कि अगर आप सहारा से ही संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि सहारा ने गलत किया है और सहारा जानबूझ करके 2 कंपनियों के अलावा सारी कंपनियों का पैसा जानबूझ करके हड़पना चाहता है, नहीं देना चाहता है, तो आप राजा राम जी या ऐसे सहारा के जो तमाम लोग आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, आप जवाब देना शुरू करिए उनको। आप उनसे अपने पैसे के लिए डिमांड रखिए कि हमारा भुगतान कब हो रहा है, मेरा इस कंपनी में पैसा इतना इन्वेस्ट है, ये पैसा कब आप दे रहे हैं, इसको न देने का आप कारण बताइए। क्योंकि अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि कोई प्रतिबंध नहीं था आम निवेशकों के भुगतान को लेकर के। कोई भी तरीके से किसी भी एक कंज्यूमर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने रोक नहीं लगाई थी भुगतान को लेकर के।
चाहे वो किसी भी कंपनी से प्लान लिए गए हों नेस्को के द्वारा, किसी को भुगतान देने से किसी भी सिस्टम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं बनाया कि वो भुगतान से रोक सके। कार्यालय को हमेशा खुलने के लिए रखा गया, कार्यालय इन्होंने स्वयं बंद किए। तो ये सब चीजें जब तक आप खुल करके सभी जगह कमेंट बॉक्स में सहारा के लोगों के सामने रखेंगे नहीं, तब तक इनका मनोबल और बढ़ता जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो काफी लंबा हो चुका है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।